कोरोना वायरस जब से सामने आया है, दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए और आम लोगों के लिए लगातार रहस्य बना हुआ है। म्यूटेशन होते हैं और नया वेरिएंट उभर कर सामने आता है और इसके साथ साथ नए स्ट्रेन भी लोगों के लिए चिंताएं बढ़ा देते हैं। इन अलग अलग म्यूटेशंस, अलग अलग वेरिएंट से लड़ने के लिए दुनिया के तमाम देश विभिन्न तकनीक पर वैक्सीन्स डेवलप कर रहे हैं और वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत अगर तीसरी लहर से उबर पाया है या बहुत मजबूती से तीसरी लहर का मुकाबला कर पाया है, तो इसके पीछे वैक्सीन की ये बड़ी ड्राइव, ये बड़ा अभियान जिम्मेदार रहा है। इस समय एक बार फिर से दुनिया के कई क्षेत्रों में, एशिया, यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, एक तरफ अमेरिकन कंट्रीज और आसपास के इलाकों में डेल्टा क्रॉन की मुश्किलें, डेल्टा क्रॉन चुनौतियां बन रहा है, तो दूसरी तरफ एशिया और यूरोप के देशों में कई जगहों पर माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन का नया स्ट्रेन B2.2 लोगों के लिए चुनौती बन रहा है। क्या है पूरा मामला? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क के एक रिसर्चर डॉक्टर धीरज कौल, जो हमें सारी तस्वीरें हमारे सामने रखेंगे और साथ में बताएंगे कि भारत इस समय किस पोजीशन में है। अगर चौथी लहर आती है या फिर कोविड का नया स्ट्रेन या नया वेरिएंट भारत में आता है तो उससे मुकाबला करने में। डॉक्टर धीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे वर्ल्ड के अगर आप स्टेटिस्टिक देखिए तो कोरोना ऑब्वियसली इवॉल्व हुआ। जब हमने ओमिक्रॉन देखा तो केसेस बहुत तेजी से शूट किए, लेकिन उन केसेस का रेशो रिक्वायरिंग मेडिकल केयर, हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू काफी कम था, जो हम पहले भी बात किए थे। सीवियरिटी ऑफ डिजीज काफी कम थी। इन्फेक्टिविटी तकरीबन 6 से 8 से 20 गुना ज्यादा देखी गई जी। तो ये ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम आज के वेरिएंट की बात करें, शायद आप मुझसे वही पूछना चाहेंगे जो अभी डोमिनेंट। बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए इस वर्तमान वेरिएंट या वर्तमान स्ट्रेन से। जी हाँ, देखिए ओमिक्रॉन जिसको हम बोलते हैं BA.1 वेरिएंट, जो हमने देखा 14 नवंबर को पहली बारी साउथ अफ्रीका में देखा गया। विद इन वीक्स साउथ अफ्रीका का डोमिनेंट वेरिएंट बन गया, यूके का बन गया, अमेरिका में आया दिसंबर में और विद इन वीक्स अमेरिका का डोमिनेंट वेरिएंट बन गया। और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंगली उसका इन्फेक्शन रेट तो बहुत ज्यादा था, संक्रामकता बहुत ज्यादा थी, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन, मोर्टेलिटी, आईसीयू काफी कम थी एज कंपेयर टू ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट या प्रायर वेरिएंट। लेकिन जो नया वेरिएंट आया, जो फरवरी में देखा गया, जो ऑफशूट है ओमिक्रॉन का, जिसको हम स्टेल्थ ओमिक्रॉन भी बोलते हैं, जिसका नाम है BA.2। स्टेल्थ इसलिए क्योंकि इसकी संक्रामकता ओमिक्रॉन से भी 6 गुना ज्यादा है, तो 3 से 6 गुना ज्यादा एज कंपेयर टू ओमिक्रॉन ये ग्रसित करता है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन 8 म्यूटेशंस हुई हैं स्पाइक प्रोटीन पे। लेकिन उसकी वजह से अभी मैं आपको एक क्लिनिकल फैक्ट बताता हूं कि देखिए जो ओमिक्रॉन था, अगर हम ओमिक्रॉन को समझें तो उसमें स्पाइक प्रोटीन में बहुत म्यूटेशंस हुई थी। इतनी हुई थी कि अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं फ्रॉम वैक्सीन या फिर फ्रॉम प्रायर इन्फेक्शन, वो उसको इवेड कर देता था। मतलब अगर आपको 2 वैक्सीन्स लगी हुई हैं तो एफिकेसी जो पहले 95% थी, डेल्टा में 50% आ गई, इसमें 33-34% थी, पर फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू और मोर्टेलिटी पे उतना फर्क नहीं पड़ा था। अब अगर हम BA.2 की बात करें इन कंपैरिजन टू ओमिक्रॉन, इसकी अगर आप इन्फेक्टिविटी बोलेंगे तो तकरीबन 3 से 6 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है एज कंपेयर टू ओमिक्रॉन। लेकिन ऑल्दो इसके अंदर म्यूटेशंस, 8 नई म्यूटेशंस हैं स्पाइक प्रोटीन पे, इसकी मोर्टेलिटी मतलब मारक क्षमता और बीमारी करने की एबिलिटी, सीवियर बीमारी करने की एबिलिटी ओमिक्रॉन के बराबर है। तो आप ज्यादा केसेस का सर्ज देखेंगे अगर आप उनको टेस्ट करेंगे, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का रेट, आईसीयू का रेट, डेथ का रेट, मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का रेट, हमने अभी तक कोई डिफरेंस ओमिक्रॉन और इसमें नहीं देखा एज ऑफ टुडे। दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर आप ओमिक्रॉन से ग्रसित हुए थे, जो कि वर्ल्ड में बहुत बड़ी आबादी हुई, तो जो एंटीबॉडीज हमें नेचुरल कोर्स में मिलती हैं ओमिक्रॉन के थ्रू गुजरने से, वो एंटीबॉडीज इस पे काम करती हैं। मतलब अगर आप ओमिक्रॉन से रिकवर हुए हैं तो एक बहुत बड़ी चांस है कि आप BA.2 जिसको स्टेल्थ ओमिक्रॉन हम बोलते हैं उससे भी प्रोटेक्टेड रहेंगे।
लेकिन अगर हम डेल्टा को कंपेयर करें ओमिक्रॉन से, तो डेल्टा में जो नेचुरल इम्यूनिटी मिली थी इन्फेक्शन के थ्रू गुजरने से, उसकी प्रोटेक्शन ओमिक्रॉन पे उतनी नहीं थी, वो क्रॉस मैचिंग नहीं था। लेकिन इस केस में ये एक तरीके का वरदान है कि BA.2 ऑल्दो ज्यादा इन्फेक्शियस है लेकिन बीमारी ज्यादा नहीं करता, और जो एंटीबॉडीज आपको मिली हैं नेचुरल इम्यूनिटी से, मतलब इन्फेक्शन के थ्रू अगर आप ओमिक्रॉन से गुजरे हैं तो प्रोटेक्ट करता है 6 महीने तक। जानते हैं कि भारत में अगर लोग डर रहे हैं तो जाहिर है कि वैक्सीन एक माध्यम है जिसके माध्यम से इस डर को दूर किया जा सकता है। तो भारत में ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो वैक्सीन या आगामी स्ट्रेन पर या आगामी किसी भी वेरिएंट पर प्रभावी हो सकती है? और साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा कि BA.2 क्या भारत में भी पांव पसार सकता है? जी हाँ, भारत में BA.2 है। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम डोमिनेंट वेरिएंट BA.2 बन चुका है और वो बेसिकली ओमिक्रॉन को रिप्लेस कर रहा है हर जगह। ऐसे ही होता है जैसे डेल्टा को ज्यादा इन्फेक्शियस वेरिएंट ने रिप्लेस कर दिया था, अब ओमिक्रॉन को उससे ज्यादा इन्फेक्शियस वेरिएंट रिप्लेस कर रहा है। पर अच्छी बात यह है जो ओमिक्रॉन से रिकवर्ड हैं वो इन्फेक्शन तो प्राप्त कर लेंगे स्टेल्थ ओमिक्रॉन का, लेकिन बीमारी नहीं कर पाएगा उतनी सीवियरिटी। हो सकता है हल्की फुल्की बीमारी हो मोस्ट ऑफ द केसेस। डॉक्टर धीरज, मैंने आपसे यही पूछा है, ये जानना जरूरी है लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि जो वेरिएंट BA.2 जिसकी बात आप कर रहे हैं, अगर वो भारत में ओमिक्रॉन से 6 गुना तेजी से फैलता है तो भारत के लोगों को कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाली है? भारत में जो वैक्सीन इंडिजिनस डेवलप हुई हैं, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, वो पूरे वायरस को एक्सपोज करती है, तो उसकी एंटीजेनिसिटी बहुत अच्छी है। वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन है और WHO भी उसको रिकॉग्नाइज करता है और कई देशों में वो भेजी जा रही है। तो मुझे ये लगता है, और एस्ट्राजेनेका भी बहुत अच्छी वैक्सीन है जो भारत में अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कोविशील्ड, एग्जैक्टली, कोवैक्सीन भारत बायोटेक और कोविशील्ड, जी एग्जैक्टली। तो कोवैक्सीन तो भारत की इंडिजिनस वैक्सीन है, हमारे रिसर्चर्स ने डेवलप की है, जो एक्सीलेंट काम करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की भारत सरकार जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास तौर पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर और लीडरशिप ऑफ मोदी जी, तो एक्सीलेंट काम हुआ है। तो मैं आपके सब दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो आप वैक्सीन लगवाइए अपने डॉक्टर्स। अगर किसी हेल्थ रीजन से नहीं लगी है वो डिफरेंट बात है, लेकिन वैक्सीन बिल्कुल लगवाइए। और गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट के सेंटर्स खोल रखे हैं, अब तो घर घर जाके वैक्सीन लग सकती है। दोनों डोज लगाइए, और अगर आप बूस्टर एलिजिबल हैं तो बिल्कुल लगाइए। और अभी रिसेंटली भारत 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन पे काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और भारत वर्ल्ड का फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री भी है। मैं अभी आपको वैक्सीनेशन थोड़ा सा शेयर करूंगा, तो बहुत तेजी से अच्छा काम किया है। तो आप बूस्टर जरूर लगाइए, क्योंकि अगर आप बूस्टेड हैं आप 89% प्रोटेक्टेड रहेंगे हॉस्पिटलाइज होने के लिए ICU या मोर्टेलिटी से। भारत का अगर आप नंबर लें तो एक डोज तकरीबन 70% से ज्यादा आबादी को एक डोज मिल चुका है और फुली वैक्सीनेटेड 61% लोग हैं। दुनिया के रिकॉर्ड में इतनी तेजी से वैक्सीनेशन करना चाइना के अलावा भारत में देखा गया, और चाइना का डाटा हम लोग थोड़ा सा स्पेक्टिकली उसको देखते हैं, बिल्कुल संदेह रहता है उसको। अगर आप देखें तो मुझे लगता है भारत सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री को इसकी श्रेय मिलना ही चाहिए। कोई दो राय नहीं है। WHO ने और दुनिया के तमाम संगठनों ने और दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव का बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि भारत ने अगर तीसरी लहर का मुकाबला बहुत आसानी से कर लिया तो उसके पीछे वैक्सीनेशन बहुत उसका कारण था। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप नेचुरल इम्यूनिटी के थ्रू गुजरे हैं अभी ओमिक्रॉन से, तो फिर भी आप वैक्सीनेशन लीजिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको एडिटिव इम्यूनिटी मिलती है। दूसरी बात ये है, मुझसे बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, मैं फिजिशियन भी हूँ, और बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों ना हम वायरस के थ्रू गुजर जाएं और इम्यूनिटी मिल जाए। तो उनके लिए आंसर ये है कि आप समझिए कि एक चीज होती है लॉन्ग कोविड। अगर आप एक वायरल इन्फेक्शन के थ्रू गुजरते हैं, एक बड़ी मात्रा में लोग के अंदर वो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स महीनों सालों तक
रहते हैं और वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। किस में वो इफेक्ट करेगा, किस में नहीं करेगा, इसके पीछे अभी तक कोई क्लियर डाटाबेस नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उनके अंदर ये वायरस घुसता है, बहुत हैवक करता है और बहुत देर तक रहता है। क्योंकि बहुत देर तक रहता है, वो इम्यून सिस्टम को स्टडी करता है। और अगर वहां पे एक और वेरिएंट आ गया, जैसे आप बात करते थे डेल्टा क्रॉन, जिसको डेलमाइक्रॉन हम लोग बोल रहे थे, हाँ। वो क्या था, अगर किसी में डेल्टा है और ओमिक्रॉन है, जब वो एक साथ एक आदमी को इन्फेक्ट करता है तो वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो इंफॉर्मेशन जिससे कि एक नया वेरिएंट निकले, इस इम्यूनिटी को समझते हुए कैसे इवेड करना है। तो इसीलिए हमारी रिसर्चर्स की ये और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ये एफर्ट रहती है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिसके अंदर ये वायरस देर तक रहेगा, हम उनको प्रोटेक्ट करें। और दूसरा, ऐसी जगहों पे जहां पे इस वायरस को एक साथ बहुत सारी बॉडीज मिले, मतलब क्राउडेड प्लेसेस के अंदर लोगों को अभी भी बोले अवॉइड करिए, और अगर जाना जरूरी है तो प्रॉपर फेस मास्क रखिए, थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। इसी वजह से अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा डिबेट है कि हम इसको अपलिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लोग थक चुके हैं कोरोना वायरस से। अपना लाइफस्टाइल, इसको कोविड फेटीक बोला जाता है, तो अब वापस उनको रिट्रैक्ट करना और कोविड प्रोटोकॉल्स में डालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी फेडरल लॉ के अकॉर्डिंगली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के अंदर, प्लेन्स में, ट्रेन्स में, सबवेज में, बसेस में आपको मास्क मैंडेटरी है। वो 15 अप्रैल तक है। तो अगर हमने उसको 15 अप्रैल को हटा दिया, मास्क हटा दिया, दूसरी बात, इम्यूनिटी वेन हो रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं वैक्सीन लगाए हुए। और तीसरी बात, जो स्टेल्थ ओमिक्रॉन है वो बहुत ही इन्फेक्शियस है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ी सर्ज क्रिएट कर सकता है। लकीली अभी तक जो डाटा हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा लोग बीमार नहीं हो रहे हैं तेजी से, लेकिन इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा इन्फेक्शन फैलेगा तो म्यूटेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और ये भी चांस ज्यादा होता है कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों तक पहुंच जाए, उनके घरों में घुस जाए। तो ये पब्लिक हेल्थ के जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को अपील करना चाहूंगा कि अभी भी अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जानते हैं, मास्क जरूर डालिए, अच्छे से डालिए, टाइटेड मास्क डालिए, नाक को कवर करिए, मुंह को कवर करिए। और आपके घर में अगर वृद्ध लोग हैं, पेशेंट्स हैं, जिनको बैड डायबिटीज है, लिवर फेलियर है, कैंसर के पेशेंट है, HIV के पेशेंट है, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, या कीमोथेरेपी पे है, या स्टेरॉइड्स लेते हैं हाई डोज, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनके बचाव के लिए आप थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशन लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही इन्फेक्शियस वेरिएंट आ चुका है। लकीली इसके आउटकम्स उतने बुरे नहीं है, लेकिन आपको सतर्कता अपने लव्ड वन को बचाने के लिए बिल्कुल अभी रखनी चाहिए। और जितनी भी पब्लिक है, अगेन मैं अपील करता हूं, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है। अपनी वैक्सीनेशन लगाइए, अप टू डेट रखिए। आप अगर एलिजिबल हैं, बूस्टर लगवाइए, और थोड़ा सा इसमें सावधानी रहिए। और अपना लाइफस्टाइल, जिसके अंदर स्लीप, 7 से 8 घंटे स्लीप, एक्सरसाइज करना, एक हेल्दी आहार खाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी होगी और उससे वैक्सीन भी काम करेगी। और प्लीज, अभी रिसेंटली हम लोग स्टडीज देख रहे हैं कि बहुत गिलोई का सेवन लोगों ने किया, जिससे लिवर फेलियर, लिवर के कैंसर्स हो जाते हैं। तो आप कोई भी ऐसी चीज लें तो या तो किसी डॉक्टर से बात करें, आयुर्वेदिक से, जिनको पता हो। तो सुनी सुनाई बातों पे थोड़ा सा कम रखिए। जिसको जानकारी हो, जो आयुर्वेदिक सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, उनकी सलाह ले बिफोर आप कुछ हैवी डोजेस लेने लग जाएं। तो ये बहुत जरूरी है जी। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट जानकारियां आपने शेयर की हैं, और मैं भी आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि कोविड के नियमों का पालन अभी न छोड़ें, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है मास्क पहनना, और बहुत मुश्किल नहीं है हाथ को साफ रखना। जब भी घर पर पहुंचे बाहर से तो जरूर हाथ धोएं, ताकि घर से बाहर से कोई वायरस आप लेकर के घर ना पहुंचे और अपने फैमिली को इन्फेक्टेड ना करें। बचकर रहें, भले ही आपने दोनों वैक्सीन लगवा रखी है या बूस्टर डोज लगवा रखी है, बेहतर है बचना, बजाय इसके कि किसी वायरस का मुकाबला करने के लिए जोखिम में अपने आप को डालना। डॉक्टर धीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और अपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियों से हम रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी।